हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरिटी के साथ में आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं। खूब मेहनत आप लोग कर रहे हैं। तो आज के सेशन में जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हम 12 जून 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 एज वेल एज अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अगर इन करंट अफेयर्स में से किसी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए तो एमसीक्यूज कैसे फ्रेम किए जा सकते हैं एंड किस किस तरीके से जो है आपको फंसाने की कोशिश हो सकती है, जो स्टेटमेंट्स हैं या फैक्ट्स हैं उनके साथ में कैसे ट्विस्टिंग की जा सकती है और उसको कैसे आपने डील करना है। साथ ही साथ अगर कभी कहीं मेंस आंसर राइटिंग में आपने इस डाटा का इस्तेमाल करना है तो किस तरह से आप इस डाटा का यूज़ करें ताकि एक इफेक्टिव आंसर आप लिखकर तैयार कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकें एंड जो भी एग्जामिनेशन आप टारगेट कर रहे हैं उसे क्लियर करके अपनी ड्रीम जॉब आप हासिल कर सकें। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं आज के सेशन में सीखने के लिए, काफ़ी कुछ है जानने के लिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू ये भी बिगिन शुरू करते हैं 12 जून 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला समाचार ये रहा, देखते हैं। तो पहले समाचार में हमको बात करनी है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जो ट्रेड डील के निगोशिएशंस चल रहे हैं उसके बारे में। थोड़ा सा आपको कंटेक्स्ट देता हूँ, बात ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगी। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में रिलेशनशिप्स जिस तरीके से मजबूत हो रहे हैं और जिस तरह से हमारा इकोनॉमिकल राइज हो रहा है, उसके बाद से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडिया को पुश कर रहा है कि हम इनके साथ में अपने जो ट्रेड रिलेशनशिप्स हैं इनको और ज़्यादा मजबूत करें, इनको और ज़्यादा घनिष्ठ बनाएं। तो अल्टीमेटली इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश के लीडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने आपस में मिलकर ये समझौता किया या ये एग्री, एक तरह से कह सकते हैं इनके बीच में एक सहमति बनी कि हमारे जो दोनों देश हैं एक दूसरे के साथ में एक ट्रेड डील जो है वो साइन करेंगे। तो अल्टीमेटली उस ट्रेड डील के ऊपर अब नेगोशिएशंस चल रहे हैं एंड काफ़ी सारे इश्यूज ऐसे निकल कर आ गए हैं जिसपे ना अमेरिका कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है, ना हम कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं। इसके चलते ट्रेड डील जो है वो फाइनलाइज हो नहीं पा रही है। तो अब क्योंकि पूरी डील फाइनलाइज नहीं हो पा रही है तो जितनी हो गई है या जितने मैटर्स पे सहमति बन गई है उसका हम कुछ कर लेते हैं, या पूरी डील कब तक फाइनलाइज होगी, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है बीच बीच में खबरें आती रहती हैं। उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, उसको हम लोग अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो समाचार की हेडलाइन है इंडिया यूएस इंच क्लोजर टू लिमिटेड ट्रेड एग्रीमेंट। पूरा एग्रीमेंट तो नहीं मगर एक लिमिटेड ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसके ऊपर लगभग लगभग सहमति बन गई है, ऐसा इस हेडलाइन में लिखा हुआ है। India United States trade deal including a potential initial minimal deal of limited concessions will likely be done by November in the United States according to sources aware of the progress of the negotiations। तो ये जो negotiations चल रहे हैं इनसे जुड़े हुए कुछ लोगों ने या कुछ सोर्सेज ने ये बताया है कि भारत और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील या negotiations चल रहे हैं उसमें भी ये जो एक लिमिटेड मिनिमम डील जो है, या फिर यूँ बोलना चाहिए कि पूरी डील का एक छोटा पार्ट और उसका एक हिस्सा कम से कम इस साल के नवंबर तक जो है यूनाइटेड स्टेट्स में निगोशिएट हो जाएगा, उसके ऊपर जो है सहमति बन जाएगी। ऐसा उन कुछ सोर्सेज का कहना है जिनको इस निगोशिएशन के बारे में कुछ जानकारी है कि अंडर द, आप इस तरह से कह सकते हैं बिहाइंड क्लोज डोर्स चल क्या रहा है। उन लोगों का ये कहना है कि शायद इस साल के नवंबर तक ये ट्रेड डील या फिर इसका एक हिस्सा एंड इसमें एक जो इनिशियल जो आपका मिनिमल डील है, इसका जो पहला पार्ट है कि वो सारे मैटर जिनके ऊपर आम सहमति बन गई उसको जो है पहले अपन लागू करते हैं, ये सारी चीज़ें शायद इस साल के नवंबर तक हो जाएंगी। पहले इन्हीं ऑफिशियल्स का कहना ये था कि शायद जुलाई 9 तक हम लोग इस डील को साइन कर लेंगे, बट फिर कुछ इशूज़ ऐसे निकल कर आ गए जिसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, उसके चलते ये डिले हो गया। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इसके चलते किसी तरीके की कोई कटुता दोनों देशों के बीच में आ गई हो। इस बीच बीच में दोनों देशों के जो आपके ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आते रहते हैं, तो उनका कहना यह है कि जो टॉक्स हैं वो बड़ी प्रोडक्टिव है और बड़े अच्छे इन्वायरमेंट में ये टॉक्स जो है वो चल रही हैं। बट कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे जिसके चलते फाइनलाइजेशन जो है वो नहीं हो पा रहा और इनिशियल डील जो है वो किसी तरीके से आपका अल्टीमेटली जो है वो साइन नहीं हो रही है। अब दोनों की कोशिश ये है कि ये जो बाइलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है किसी तरीके से 2025 के एंड तक साइन हो जाए, बट देखते हैं किस तरीके से नेगोशिएशंस वगैरह आगे बढ़ते हैं। और 2025 भी इसलिए क्योंकि फरवरी के महीने में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, जब वो अभी इलेक्शन जीते थे पिछले साल नवंबर में, उसके बाद जब प्रेसिडेंट की उन्होंने शपथ ली जनवरी में, उसके बाद अपनी पहली विजिट पर जब पीएम मोदी गए थे ट्रंप से मिलने, तब वहां पर जो है दोनों देशों के लीडर्स ने ये अनाउंस किया था कि ये जो बाइलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है ये 2025 के अंत तक जो है किसी भी तरह से साइन कर लिया जाएगा। तो कोशिश यही है कि नवंबर तक, दिसंबर तक जो भी है, 25 खत्म होने के पहले पहले जो ये डील साइन कर ली जाए। तो उसी को लेकर जो है बीच बीच में आपकी डेडलाइन आती रहती है। पहले उन्होंने बोला था कि जून 9 तारीख तक कर लेंगे, अब वहां पे मैटर नहीं बना तो फिर आप बोल रहे हैं कि नवंबर तक कर लेंगे। वो कोशिश तो है दोनों तरफ से कि ये हो जाए, देखते हैं इसका क्या नतीजा निकल कर आएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर ये डील हो क्यों नहीं पा रही है, क्या वो मैटर है जिसके चलते मसला फंस रहा है। तो अगर हमारी तरफ से बात की जाए, हमारे लिए जो इश्यूज हैं वो ये हैं कि अमेरिका वालों ने हमारे स्टील और एल्यूमिनियम का जो वो लोग इंपोर्ट करते हैं, या यूँ बोलना चाहिए कि हम लोग जो स्टील और एल्यूमिनियम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर अमेरिका वालों ने काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगा दिए हैं। अब हमारी कोशिश ये है कि किसी तरीके से ये जो टैरिफ्स हैं इनको हटवाया जाए, हमको इसमें कुछ कंसेशन मिले, मगर वो लोग इसके ऊपर मानने को तैयार नहीं है। इसको भी थोड़ा सा समझते हैं कि मार्च के महीने में, या चले इसको थोड़ा अभी जो रिसेंट है उसी से हम लोग कंटिन्यू
कंटिन्यू करते हैं कि 4 जून को डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से जो स्टील और एल्यूमिनियम का इंपोर्ट हो रहा है या फिर जो सामान हम लोग स्टील और एल्यूमिनियम अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने 50% जो है टैरिफ लगा दिया। मतलब ये कि अगर अभी तक ये सामान 100 रुपए का बिक रहा था तो इसके ऊपर 50% का टैरिफ लगने के बाद अब ये सामान अमेरिका में 150 का बिकेगा। और ऐसा नहीं था कि ये पहली बार टैरिफ लगाए गए थे, इसके पहले मार्च के महीने में इसी स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट के ऊपर 25% टैरिफ को लगा चुके थे। मतलब ये कि मार्च के महीने में 25% टैरिफ जो है वो पहले लगा चुके थे और उसके बाद अब उन्होंने उसके ऊपर 50% टैरिफ और लगा दिया। तो कायदे से अब हमारा जो आपका स्टील और एल्यूमिनियम का एक्सपोर्ट जो है अमेरिका को हो रहा है उसके ऊपर उन्होंने 75% टैक्स लगा रखे हैं। मतलब ये कि अगर कोई चीज़ 100 रुपए की है तो वो 175 रुपए में बिक रही है। 100 रुपए का अगर हम लोग यहाँ से सामान बेचते हैं तो वो वहाँ पर जाके 175 में बिक रहा है। जाहिर सी बात है ये एकदम कॉम्पिटिटिव ही नहीं रह जाएगा। कोई चीज़ अगर 100 रुपए की है प्रॉफिट के साथ अगर उस मार्केट अपना प्रॉफिट जोड़ जाड़ के भी कोई आदमी अगर 110 में बेच रहा है और उसी के कंपैरिजन में हमारा 175 में बिक रहा है सामान, तो जाहिर सी बात है कोई पागल ही होगा जो खरीदेगा। मतलब ये कि हम नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, हमारा स्टील और एल्यूमिनियम अमेरिका में बिकेगा ही नहीं। तो इस तरीके के जो है कुछ इशूज हैं, ये लोग हमको इसके ऊपर कंसेशन देने को तैयार नहीं है और हम ये बोल रहे हैं कि इसके ऊपर हम कंसेशन लेंगे। अच्छा एक चीज़ और कि मार्च के महीने में जब इन्होंने हम पे 25% ये जो है टैरिफ लगाया था तब हम लोगों ने किया ये कि इसका हमने प्रोटेस्ट किया था और हम लोगों ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ये बोला था कि अब हमारे पास में भी अधिकार है कि क्योंकि अमेरिका वालों ने हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाया तो हम भी जो है रेसिप्रोकल टैरिफ जितना इन्होंने लगाया है उतना अमेरिका से आने वाले सामान के ऊपर लगा सकते हैं। उसके बाद से कोशिश ये है कि उसके बाद से भी दोनों देशों ने बायलैटरली मुद्दे को जो है सुलझाने की कोशिश करी है, मगर अभी तक इसके ऊपर अमेरिका वाले माने नहीं है। तो एक तो ये इशू हो गया। दूसरा मुद्दा अमेरिका वालों की तरफ से है कि वो चाहते हैं कि हम लोग अपना जो एग्रीकल्चर मार्केट है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा खोल दें। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग एक सर्टेन लिमिट तक जो है अपना एग्रीकल्चर मार्केट को खोलने के लिए तैयार हैं। कुछ सर्टेन जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी हम एग्री करते हैं कि भाई हम उनको जो है अपने देश में आने देंगे, बट काफ़ी सारे ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग अपने देश में नहीं आने देना चाहते। उसके पीछे की वजह यह है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमारी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। अब अगर उसमें अमेरिका जैसे देश को हम लोग एग्रीकल्चर के सेक्टर में अगर अंदर आने की अनुमति दे देंगे तो और वो लोग जो है प्योरली आपको इकोनॉमिक बेसिस पर चलते हैं, वो ह्यूमैनिटेरियन एंगल रखते ही नहीं है। हमें मगर अपने हजारों करोड़ों किसानों के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर ये लोग इस कॉम्पिटिशन को विथस्टैंड नहीं कर पाए तो फिर हमारे यहाँ तो कृषि की एक पूरी जो बैकबोन है उसके ऊपर आघात पड़ेगा। तो हमारे जो आपके फार्मर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करते हुए इस तरह से कहना चाहिए कि हम लोग अपने एग्रीकल्चर मार्केट को जितना खोलने को तैयार है अमेरिका उतने पे मान नहीं रहा, और वो जितना मार्केट हमारा एग्रीकल्चर का खुलवाना चाहते हैं उतने पे हम नहीं तैयार हैं, क्योंकि उससे हमारे जो फार्मर्स हैं उनके हितों का नुकसान होगा। तो ये भी एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर दोनों देशों के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज की स्थिति नहीं आ पा रही है और इसके चलते मैटर फंसा हुआ है। और ये जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है ना तो इसका कोई एक हिस्सा या इसकी कोई एक किस्त या फिर ये पूरा का पूरा जो है साइन हो पा रहा है, और इस तरीके की सर्कमस्टांसेस जो है आपकी बन गई हैं, इस तरीके की परिस्थितियां जो है इनका निर्माण हो गया। चले खैर बहरहाल देखते हैं कैसा क्या इसका नतीजा निकल कर आता है। ये न्यूज़ हालांकि आपसे शेयर करने के पीछे की जो वजह थी वो ये दो फैक्टर्स थे कि एक तो अपने को ये याद रखना है, और ये न्यूज़ जो है वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमारा जो आपका एक अमेरिका के साथ में एक जो एक ट्रेड को लेकर आप कह सकते हैं स्टैंड ऑफ क्रिएट हो गया है या हो सकता है आने वाले भविष्य में, उसके पीछे की वजह क्या है। तो एल्यूमिनियम हो गया और बाकी जो हमारे मेटल्स हैं, जो एल्यूमिनियम और स्टील हो गया जिनको हम लोग आपका एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर एक तो उन्होंने टैरिफ लगा रखे हैं। दूसरा ये हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसमें ये सेंधमारी करना चाहते हैं, जिसके लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। एंड कहीं ना कहीं इससे एक बात ये भी समझ में आती है कि हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है इसको प्रोटेक्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है। इससे ये सिर्फ एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात नहीं है, इससे हमारी पूरी की पूरी जो सामाजिक संरचना है वो भी जाके जुड़ती है, और अगर इसको किसी तरीके का नुकसान होगा, इसके हितों पर अगर चोट लगेगी तो इससे पूरे के पूरे देश में जो है कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं एक अनईजी सी परिस्थितियां क्रिएट होंगी, जो शायद देश के भविष्य के लिए इनको सही नहीं ठहराया जा सकता। और उसके लिए फिर अगर यूएस जैसे किसी देश के सामने भी अगर खड़ा होना पड़े तो उससे भी भारत हिचकिचा नहीं रहा। ये बात अपने को यहाँ पर दिख रही है। बेसिकली इस पॉइंट को आप कोट कर सकते हैं एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंस पे, हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना रेलेवेंट है और इसका प्रोटेक्शन कितना हम लोग कह सकते हैं विगरसली, कितना पैशनेटली जो है कर रहे हैं, ये बात हम लोग यहाँ से कह सकते हैं। बाकी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज़ काम की है, एंड प्रीलिम्स में या फिर कहीं और इससे क्वेश्चन वगैरह आने की कोई खास संभावना नहीं है। बस इतना अपने को याद रखना है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है जो वन डे के एग्जाम्स होते हैं उसमें, कि किस देश ने हमारे स्टील और एल्यूमिनियम का जो इंपोर्ट वो कर रहा है उसके ऊपर टैरिफ लगाया है। तो उसका जवाब हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ने हमारे ऊपर ये टैरिफ लगाया है। और उसके जवाब में फिर हम लोगों ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक नोटिस दिया था। इनफैक्ट ये न्यूज़ मैंने कवर भी करी थी अपने प्रीवियस करंट अफेयर्स में, कि हम भी जो है इनके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ जो हैं वो लगाएंगे। हालांकि बाद में नहीं लगाए गए एंड नेगोशिएशन वगैरह कंटिन्यू किए गए हैं, मगर ये धमकी हम लोगों ने भी जो है अल्टीमेटली को दी थी। तो एक सवाल बनता है कि किसने हम पे टैरिफ लगाए थे और हमने किसको टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। बाकी यहाँ से और कुछ बंदे रखना तैयार नहीं होता। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको बात करनी है IRCTC के जो तत्काल टिकट बुकिंग के नए नियम आए हैं उनके बारे में। ये समाचार डिस्कस करने के पहले थोड़ा सा मैं आपको कंटेक्स्ट देता हूँ, तब बात आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी।
आप में से भी काफ़ी लोगों ने इस बात को सुना होगा कि बहुत लोग ये शिकायत कर रहे थे और रिसेंटली ये शिकायत कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कि जैसे ही 10 बजते हैं और तत्काल की टिकट की बुकिंग शुरू होती है, वैसे ही आईआरसीटीसी की जो वेबसाइट है, उससे कुछ हो जाता है एंड उसके बाद आप कुछ भी कर लो, 4 से 5 मिनट तक आप उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाते। 4-5 मिनट के लिए ऐसा लगता है जैसे वेबसाइट आपकी हैंग हो गई है, चल ही नहीं रही है, एकदम इतना स्लो चल रही है कि उस पे आप कुछ बुकिंग कर नहीं पाते और 4-5 मिनट के बाद में वेबसाइट आपका सामान्य रूप से चलने लगती है। बट इन 4-5 मिनट में जितने भी आपके टिकट थे तत्काल के, वो सारे के सारे बुक हो चुके होते हैं। तो इस पे काफ़ी मीम्स भी बनने लगे थे कि आप चाहे कुछ कर लो, आप तत्काल में बुकिंग कर ही नहीं सकते, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा है। और खासतौर पे वो गाड़ियाँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे दिल्ली से चलने वाली गाड़ियाँ या आपके जो स्टेट्स की कैपिटल है वहाँ से दिल्ली को जाने वाली गाड़ियाँ, 2 बड़े-बड़े शहरों के बीच में चलने वाली गाड़ियाँ, ऐसी एक्सप्रेस गाड़ियों में आपको तत्काल से टिकट बुक कराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जो है वो बन चुका है। इस तरीके की शिकायतें बहुत ज़्यादा उठ रही थी। तो अल्टीमेटली फिर आईआरसीटीसी ने इसके ऊपर कार्रवाई भी करी एंड पूरा उन्होंने जो भी अपना इंटरनल मैकेनिज्म वगैरह जो है उसको ठीक करने की कोशिश करी होगी। उसके बाद लगभग 2.5 करोड़ के करीब तो अकाउंट जो है उनको बंद किया गया। लगभग 2.5 करोड़ के करीब ऐसे बॉट अकाउंट्स पकड़ में आए जो सिर्फ तभी एक्टिव होते थे जैसे जब 10 बजते थे और 10 बजते ही तत्काल की बुकिंग जो है शुरू होती थी। 10 से लेके 10:05 के बीच में मैक्सिमम जो भी आपके बुकिंग थी, ये सारी इन बॉट अकाउंट्स वगैरह की मदद से की जाती थी। या यूं बोलना चाहिए कि इन 5 मिनट में आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे जितना आपका ट्रैफिक रहता था उसका 50% के करीब बॉट अकाउंट हुआ करते थे। तो इन सारे बॉट अकाउंट्स को बंद करवाया गया। पहली चीज, लगभग 20 लाख के करीब ऐसे अकाउंट थे जिनका आधार वेरिफिकेशन जो है वो करवाया गया, उनका आधार वेरिफिकेशन वगैरह करवाया गया, प्लस उनको भी जो है फ्लैग किया गया। ये सारी चीज़ें जो है आईआरसीटीसी ने करी थी। उसके बाद अभी कुछ और नए नियम जो है उनका अनाउंसमेंट इनके द्वारा किया गया है, जिससे कि ये जो मिसयूज़ हो रहा था पूरे आधार के टिकट के सिस्टम का, जिसमें आपके कई लोग जो हैं इस बॉट्स की मदद से आपकी टिकट्स बुक कर रहे थे और उसके बल्क में, और उसके बाद उनको फिर ब्लैक में बेच रहे थे, इन सारी चीज़ों को रोका जा सके और जो एक जेन्युइन आदमी है जिसको तत्काल में कहीं जाना है, अर्जेंट में उसको टिकट बुक करानी है, उसको इस सेवा का फायदा मिल सके। अब उसके लिए जो आईआरसीटीसी ने कुछ नियम कायदे बदले हैं, उनके बारे में अपने को इस न्यूज़ में बात करनी है। तो टू इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू तत्काल टिकट्स एंड कर्ब मिसयूज, द इंडियन रेलवे अनाउंस्ड अ सीरीज ऑफ मॉडिफिकेशंस टू द तत्काल टिकट बुकिंग सिस्टम। तो वही बात कि तत्काल के जो टिकट बुकिंग सिस्टम है उसमें काफी सारे मॉडिफिकेशंस का अनाउंसमेंट रेलवे के द्वारा किया गया ताकि एक तो मिसयूज रुके और जिस आदमी को जरूरत है उस तक मिले और सब जो है बराबरी से इसका फायदा उठा सकें। सिस्टम जो है वो मैनिपुलेट कर किसी एक पक्ष या किसी एक व्यक्ति के फेवर में जो है ना झुक जाए, इस बात को इंश्योर करने के लिए नए नियम जो है लाए गए। अब इसमें होगा ये कि अगर आप तत्काल की बुकिंग करना चाहते हो, तत्काल की टिकट आप बुक करना चाहते हो, तो आपका जो आईआरसीटीसी पे अकाउंट है उसका आपको आधार से ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन इज द प्री रिक्विसाइट फॉर ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग। आप अभी तक ये हो रहा था कि आप आईआरसीटीसी की जो वेबसाइट है उस पर अपना अकाउंट बना लो और उसकी मदद से जो है बुकिंग कर सकते थे। इसमें आधार का वेरिफिकेशन जो है ऑप्शनल था, आप चाहो तो करवाओ चाहो तो ना करवाओ वाली स्थिति थी। मगर अब ये बोल दिया गया है कि अगर आपने टिकट तत्काल की बुकिंग करानी है तो उसके लिए आपको आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो है वो करवाना ही पड़ेगा और ये 1 जुलाई से इफेक्टिव हो जाएगा। एक तो ये बात इन्होंने कही है। दूसरा ये कि जब आप तत्काल से बुकिंग करोगे, अब फिर यहाँ पे एक सवाल उठेगा कि आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन के नाम पे फिर हो सकता है कि एजेंट्स ये कर लें कि भाई हजारों की संख्या में जो आपके गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनके नाम, उनके जो आधार है उससे वो अकाउंट बनवा लें और ऑथेंटिकेशन करवा लें और उसकी मदद से भी यही खेल खेलना शुरू कर दें जो अभी तक खेल रहे थे। तो इसको रोकने के लिए फिर रेलवे ने ये बोला है कि जब आप आपका बुकिंग करवाओगे तत्काल से, तो उस वक्त आपका जो आधार कार्ड है जिससे आपका अकाउंट लिंक्ड है उसके ऊपर एक ओटीपी आएगी और उस ओटीपी की मदद से जो है आपको अपनी तत्काल बुकिंग जो है उसको ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। एंड इस तरीके से जो है आपका जो ये पूरा एक स्कैम हो रहा था, एक जो मैनिपुलेशन हो रहा था सिस्टम को, इसको रोकने की जो है कोशिश की जाएगी। तो ये जो व्यवस्था है ये तो आपको ऑनलाइन अगर आप अपने मोबाइल से कर रहे हो या फिर आप अपने लैपटॉप से बुकिंग कर रहे हो उसके लिए कि एक तो अपना आईआरसीटीसी का अकाउंट आधार वेरीफाइड होगा और जिस आधार नंबर के साथ में आपने वेरिफिकेशन कराया है तत्काल टिकट बुक करते वक्त उसके ऊपर आपकी एक ओटीपी आएगी, तो वो ओटीपी जो है फिर आपको बताना पड़ेगी, उसके बिना काम चलेगा नहीं। अब अगर किसी गरीब आदमी के नाम से आधार बनवा भी लिया तो उसका मोबाइल नंबर तो आप रखोगे नहीं ना, या मोबाइल तो या नंबर तो या सिम तो वो आपको अपनी दे नहीं देगा इस तरह से। और अगर इस तरीके के भी केसेस हुए तो अल्टीमेटली 2 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, इससे ज्यादा बढ़ना शुरू हुए तो फिर वो पकड़ में आएगा, उसका भी फिर क्रैक डाउन किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ने यह कहा कि ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन तत्काल बुकिंग में भी जो है वो इसी तरीके के कुछ प्रावधान जो है वो लेकर आने वाले हैं। अब अगर आप काउंटर से या फिर ऑथराइज्ड एजेंट से भी अपनी टिकट बुक कराते हो तो भी आपको जो आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा और ऑथेंटिकेट आपका जो आधार नंबर है उस पर फिर एक से उससे जो लिंक्ड आपका मोबाइल नंबर है उस पर अल्टीमेटली एक ओटीपी आएगी और उसी की मदद से वो ओटीपी आपको बुकिंग के टाइम पे बताना पड़ेगी और उसी की मदद से जो है आपका काम चलेगा। ये प्रोविजन लगभग 15 जुलाई के आसपास जो है उससे लागू होगा। अब तीसरी चीज ये जिसके से लेकर सबसे ज्यादा लोग परेशान थे वो था ये कि एजेंट जो है वो बल्क में जो है 2, 4, 5 मिनट में अपना बुकिंग कर लेते थे और उसके बाद फिर वो इन टिकट्स को जो है फिर काफी ऊंचे दाम पे बेचते थे। अब ये जो बल्क बुकिंग है इसको रोकने के लिए और इसका जो मिसयूज हो रहा था उसको रोकने के लिए रेलवे ने ये नियम बनाया है कि 10 बजे जैसे ही आपकी तत्काल की बुकिंग खुलेगी तो 10 से लेकर 10:30 के बीच का जो आधा घंटा है उसमें एजेंट जो है उनको तत्काल की टिकट बुक करना अलाउड नहीं है। ऐसे में अगर कोई इंडिविजुअल आदमी है, जैसे मैं हूं या आप हो, कोई एक आदमी है जिसका रोज का रेलवे से कोई लेना देना नहीं है, कहीं जाना है और एकदम से आपको जो है टिकट की जरूरत पड़ गई, तो वो जो है अपने आधे घंटे में तत्काल की बुकिंग कर ले और 10:30 बजे के बाद में फिर एजेंट जो है उनके लिए तत्काल की बुकिंग खुलेगी। इसी तरह 11 बजे से जो आपकी
नॉन एसी की तत्काल बुकिंग खुलती है तो 11 से लेके 11:30 तक के बीच में एजेंट जो है वो बुक नहीं कर सकते। इंडिविजुअल जो आदमी है उसके पास अपना अगर अकाउंट है आईआरसीटीसी का तो वो जो है तत्काल की टिकट अपने बुक कर लेगा और 11:30 से फिर जो है एजेंट्स वगैरह के लिए तत्काल की टिकट्स की विंडो जो है खुल जाएगी। इस तरीके से जो है व्यवस्था इन्होंने बनाई है। ऑब्जेक्टिव वही है कि जितना हो सके तत्काल कोटा का बेनिफिट जेन्युइन पैसेंजर्स तक पहुंचे, लोग जो है इसका गलत फायदा ना उठाएं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सारे के सारे आपके कह सकते हैं कि सारे के सारे मॉडिफिकेशंस किए गए। अब फिर वही बात आती है कि कोई भी सिस्टम जो है वो एकदम आपका फुल प्रूफ नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि इसमें अब जो है कोई आपका लूप होल निकल के नहीं आएगा या एजेंट्स हो गए या जो लोग अल्टीमेटली पूरा स्कैम चला रहे थे अभी तक वो इसका कोई ना कोई तोड़ना निकालेंगे। जाहिर सी बात है फिर उसको भी काउंटर किया जाएगा और बहुत सोच समझ के रेलवे ने अल्टीमेटली कदम उठाया है कि अगर पूरी तरह से नहीं चीज़ों को खत्म किया जा सकता तो कम से कम मिनिमाइज तो किया ही जाए। बहुत ज़्यादा जो है सिस्टम का अब्यूज ना हो कि पता चला 100 में से 50 जो है आपके वो अगर 100 हिट्स आ रहे हैं आपके अकाउंट पर तो उसमें से 50% हिट्स जो है वो बॉट्स के हैं। अगर आपकी 100 टिकट है तो उसमें 90 जो है वो आपके गलत लोगों ने जो है वो बुक करा लिया और फिर वो जो है आपका अनशन कीमत पे बेच रहा है। कम से कम ये सारे खेल ना हो। एंड साथ ही साथ रेलवे ने ये भी बोला है कि जितने भी आपके यूजर्स वगैरह हैं आईआरसीटीसी के ऊपर अपनी प्रोफाइल्स जो है उनका आधार ऑथेंटिकेशन करवा लें, नहीं तो फिर एक बाद में फिर कोई इनकन्वीनियंस ना हो। ये ना हो कि आप एकदम से आपको जरूरत है और आप जो है बुकिंग के लिए बैठे हैं तत्काल पे विंडो पे और वहाँ पे फिर ऑथेंटिकेशन ना होने के चलते फिर जो है आपका डिले हो जाए, फिर आप रेलवे को गाली देने लगो। तो उससे भी बचने के लिए इन्होंने यही कहा है कि भैया जितने भी आपके जेन्युइन यूजर्स हैं, पैसेंजर्स हैं, जिनको वक्त वक्त पर जिनको वक्त वक्त पर तत्काल से टिकट बुक कराना पड़ती है, अपनी जो प्रोफाइल्स हैं आईआरसीटीसी के ऊपर उनका आप आधार ऑथेंटिकेशन करा लीजिए और अगर अभी तक आधार नंबर से लिंक नहीं है तो फिर आधार नंबर से उनको जो है लिंक करवा लीजिए ताकि बाद में फिर आपको दिक्कत किसी भी तरीके की नहीं आए और आप जो है ठीक तरीके से जब भी इस सुविधा का फायदा उठाना चाहें तो उठा सकें। तो ये अपना समाचार हो गया। एंड फिर वही बात कि जो लोग आप में से रेलवे से फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं इन सारे दिशा निर्देशों का पालन करें और आने वाले वक्त में फिर अगर कभी आपको एकदम से तत्काल की जरूरत पड़ती है तो आई एम श्योर आपको अभी तक जो शिकायतें थी वो शिकायतें शायद रेलवे से ना रहें और आप लोग अपनी टिकट्स भी बुक कर पाएं और यात्रा जो है उसका भी आनंद ले सकें। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगले समाचार में हमको एक मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बात करनी है जिसका नाम है खान क्वेस्ट। तो समाचार यह है कि इंडियन आर्मी का जो कंटिजेंट है वो मंगोलिया की राजधानी है जिसका नाम है उलान बतर, उसमें वो जो है गया हुआ है। वहाँ पर 14 जून से 28 जून के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज, इनफैक्ट एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज जो है कंडक्ट की जाएगी जिसका नाम है खान क्वेस्ट। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे देश का इंडियन आर्मी का कंटिजेंट जो है वहाँ पे पहुंचा है। तो ये तो एक समाचार हो गया। अब थोड़ा सा इस खान क्वेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो खान क्वेस्ट के नाम से मिलिट्री एक्सरसाइज है 2003 में ये यूनाइटेड स्टेट्स और मंगोलिया के बीच में शुरू हुई थी। वक्त के साथ में अल्टीमेटली फिर ये 2006 में एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज के रूप में जो है ट्रांसफॉर्म हुई और उसके बाद से दुनिया भर की अलग अलग मिलिट्री फोर्सेस, मंगोलिया और यूनाइटेड स्टेट्स तो खैर इसमें शामिल है, इसके अलावा भी दुनिया भर की अलग अलग देशों की मिलिट्री फोर्सेस इसमें आती हैं, कोलैबोरेट करती हैं और आपस में आपकी जो पीस कीपिंग कैपेबिलिटीज हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज की जाती हैं। ये पीस कीपिंग कैपेबिलिटीज क्या है थोड़ा सा इसको भी डिस्कस करते हैं। होता क्या है कि यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग मिशंस पे आपके जो अलग अलग देश जो अपनी ट्रूप्स देते हैं उनको साथ में कई जगहों पे डिप्लॉय किया जाता है। कई बार ये होता है कि इंडिया और पाकिस्तान की ट्रूप्स एक साथ डिप्लॉय हो जाती हैं किसी यूनाइटेड नेशन के मिशन पे, कहीं पर ये होता है कि अमेरिका की और पता चला कि ईरान की जो है फोर्सेज एक दूसरे के साथ में डिप्लॉय हो जाए। ऐसे वक्त में आप अपनी जो अगर आपके देशों के बीच में टेंशन्स हैं तो भी उसको एक तरफ रखकर एक प्रोफेशनल सोल्जर की तरह आपने जो है वहाँ पे पीस कीपिंग का जो भी काम करना है, शांति व्यवस्था बना के रखने की जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं उसके लिए आपको वहाँ पे लगाया जाता है। तो एक दूसरे के साथ में आप जितना ज़्यादा युद्ध अभ्यास करोगे एक दूसरे के साथ में आपका कोऑर्डिनेशन उतना अच्छा होता चला जाएगा और पीस कीपिंग की जो फिर एक्सरसाइजेज हैं उतना आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो इसी बात को जो यहाँ पे बोला गया कि पीस कीपिंग जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको इन्हांस करने के लिए सारी की सारी एक्सरसाइजेज वगैरह करवाई जाती हैं। अब भारत की तरफ से जो कंटिजेंट गया है उसमें 40 लोग शामिल हैं, 40 हमारे फौजी हैं एंड ये कुमाऊं रेजिमेंट जो है, कुमाऊं रेजिमेंट की बटालियन से जो है ये लोग गए हैं। कुमाऊं रेजिमेंट जो है इंडिया को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये तो हो गया समाचार। अब यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि मंगोलिया की राजधानी क्या है। बहुत लोगों को नहीं पता रहेगा तो उसको अपने को याद रखना है। मंगोलिया की राजधानी का नाम उलान बतर है या उलान बतर है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है बट स्पेलिंग आप लोगों के सामने है। जिसकी जैसी श्रद्धा हो उसको उस तरह से प्रोनाउंस कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो खान क्वेस्ट नाम की जो ये रिसेंटली खान क्वेस्ट जो है वो न्यूज़ में था काफ़ी ज़्यादा, तो ये क्या है? याद रखना है एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। तीसरा, खान क्वेस्ट नाम की जो मिलिट्री एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्ट हुई है वो कहाँ पर हुई है? मंगोलिया में हुई है। किस किस के बीच में हुई है? तो जवाब हो जाएगा मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है। 3 देश तो अपने को पता है, यूनाइटेड स्टेट्स इसमें शामिल है, इसमें मंगोलिया शामिल है, इसमें इंडिया शामिल है। 3 देश अपने शामिल है, इसके अलावा और जितने आए आया करें उससे अपने को मतलब नहीं। लास्ट बट नॉट लीस्ट कि इसमें ये जो आपका खान क्वेस्ट के नाम से उलान बतर में जो ये मंगोलिया में एक्सरसाइज हो रही है इसमें अपने देश को कौन सी रेजिमेंट ने रिप्रेजेंट किया? तो जवाब हो जाएगा कुमाऊं रेजिमेंट। एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी बन सकता है कि ये आपका जो खान क्वेस्ट नाम की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसके बारे में इन सारे स्टेटमेंट्स को आप के ऊपर आप विचार कीजिए। तो एक तो ये कि ये मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, सही बात है। दूसरा 2003 में शुरू हुई थी बाइलैटरल एक्सरसाइज के तौर पर मंगोलिया और यूएस के बीच में, ये भी सच है। 2006 से ये आपकी मल्टीलैटरल एक्सरसाइज बन गई, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि ओवर द ईयर्स इट हैज इवॉल्वड इनटू अ मल्टीलैटरल एक्सरसाइज और उसमें कई सारे देश बियॉन्ड आपका मंगोलिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरह से जो है स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं। हो सकता है इन स्टेटमेंट्स में थोड़ा बहुत ट्विस्टिंग विस्टिंग भी की जाए
मगर अल्टीमेटली इसके ऊपर एक क्वेश्चन जो है आने की संभावना है। नेशनल डिफेंस एकेडमी, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, XY ग्रुप और इसके अलावा और भी जितनी भर्तियां होती हैं डिफेंस की, उसमें हाई चांसेस हैं। रेलवे के एग्जाम्स में हाई चांसेस हैं। एंड इसके अलावा आपका जो ये यूपीएससी का जो EPFO का पेपर होने वाला है, इसमें भी एक चांस बनता है कि शायद इसके ऊपर इसमें से क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाए। तो ये न्यूज़ आपको अच्छे से तैयार करनी है। खान क्वेस्ट, अब खान के नाम से कई बार दिमाग में क्या मिडिल ईस्ट आएगा, लोगों को ध्यान नहीं रहता कि खान जो है बेसिकली मंगोलिया देश जो है वहां पर एक टर्म के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो और बाद में फिर जब मंगोल्स ने सेंट्रल एशिया और बाकी इलाकों को कब्जा किया और वहां पर सेटल हुए, तब उन लोगों ने फिर खान सरनेम इस्तेमाल शुरू किया और वहां से फिर जो है खान सरनेम आपका मिडिल ईस्ट वगैरह में भी प्रचलित हुआ, इंडिया में भी लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। बट प्रोमिनेंट अगर आप ओरिजिनल बात करें तो मूल रूप से ये खान शब्द जो है ये आपका मंगोलिया से आता है। चले, इससे ज्यादा इस न्यूज में अपने काम का कुछ नहीं है। फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, जितने फैक्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी अपन ने डिस्कस कर लिए और सारे फैक्ट्स भी देख लिए। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। तो समाचार यह है कि केंद्र सरकार इस बात के ऊपर विचार कर रही है कि एसी की जो टेम्परेचर रेंज है इसको रिवाइज किया जाए और इसकी एफिशिएंसी जो है उसको और ज़्यादा इंक्रीज किया जाए एंड पावर का कंजम्पशन जो है इसको जितना हो सके उतना ज़्यादा कम किया जाए। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के नाम से एक संस्था है, इन्होंने एक फ्रेमवर्क पूरा का पूरा बनाया है ताकि एसी का जो टेम्परेचर रेंज है भारत में जो भी एसी इस्तेमाल हो रहा है उसके टेम्परेचर रेंज को स्टैंडर्डाइज करके 20 से लेकर 28 डिग्री के बीच में किया जा सके। मतलब ये कि आपका जो मिनिमम टेम्परेचर एसी में हो सकेगा वो 20 डिग्री के आसपास हो सकेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर जो हो सकेगा वो 28 डिग्री के आसपास हो सकेगा। अभी हाल फिलहाल जो एसी इस्तेमाल में हो रहा है में यूज होते हैं उनका मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री तक चला जाता है। साइड सी बात है, 16 डिग्री पे अगर आप एसी को मेंटेन करोगे तो फिर वो पावर का कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा करेगा और भी फिर जो है उसके से रिलेटेड काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं। इनफैक्ट ये बोला भी जाता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका एसी कम से कम टेम्परेचर खाए या कम से कम आपका इलेक्ट्रिसिटी खाए तो उसके लिए आप उसे 24 डिग्री पर चलाइए। तो पॉइंट यह है कि अब सरकार ने भी जो है ये कमर कस ली है कि हम लोग एसी के टेम्परेचर की रेंज स्टैंडर्डाइज करेंगे पूरे देश में और 20 डिग्री से लेकर 28 डिग्री के बीच का जो है रेंज के टेम्परेचर रेंज के जो एसी हैं वो इस देश में फिर आगे से मैन्युफैक्चर होंगे। ये घोषणा अपने जो यूनियन के पावर मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर साहब, इन्होंने जो है करी है। इनका ये भी कहना है कि स्टेट्स के साथ में भी जो है इस बारे में डिस्कशंस वगैरह चल रहे हैं और अकॉर्डिंगली फिर जो भी नतीजा निकल कर आएगा उसके बेसिस पर गाइडलाइंस को फाइनलाइज किया जाएगा। फिलहाल जो इसके ऊपर कोई फैसला लिया नहीं गया मगर सरकार जो अपना मन इसके ऊपर बना चुकी है। अब कई सारे स्टेट्स हैं उनका ये कहना है कि आप ऐसे 20 डिग्री से लेकर 28 डिग्री का जो एक रेंज पूरे देश के ऊपर थोप नहीं सकते, क्योंकि भारत में जो डाइवर्सिटी है वो सिर्फ कल्चर के मामले में नहीं है, वो रीजन टू रीजन आपका जो क्लाइमेट और टेम्परेचर है उसमें भी आपको देखने को मिलती है। ईस्टर्न रीजन में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है और इस ह्यूमिडिटी के चलते वहां पर फिर जो है लोगों को गर्मी और ज्यादा लगती है। तो फिर वहां पे हो सकता है 20 डिग्री का एसी काम ना करे, वहां पे हो सकता है आपको मिनिमम 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो करना पड़ेगा, 16 डिग्री जो है वहां के हिसाब से ठीक रहे। इस तरीके से जो है अलग अलग स्टेट्स ने अपनी अलग अलग बातें रखी हैं। ह्यूमिडिटी फैक्टर जो है उसको भी इंक्लूड करने के लिए बोला है, अलग अलग रीजन की जो है जो आपकी जलवायु है और वहाँ पर एसी जो है कितने टेम्परेचर पर चलाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों को भी जो है कोई भी फैसला लेने के पहले कंसिडरेशन में लेने के लिए जो है बोला गया। तो एक तो इनकी बात, साथ ही साथ कुछ लोगों ने फिर लगे हाँ तो ये भी पूछ लिया कि आप ये जो एसी का टेम्परेचर स्टैंडर्डाइज करवा रहे हो ये घर में लगने वाले जो स्प्लिट एसी है सिर्फ उन्हीं के लिए है या फिर कार में जो आपका एयर कंडीशनिंग का सिस्टम इस्तेमाल होता है उसके लिए भी आप यही चीज़ जो है वो करने के मूड में हो। इस पर इनका कहना ये था कि गवर्नमेंट जो है जितने भी आपके ऑटो मेकर्स हैं उनके साथ में भी कंसल्टेशन में है, उनसे भी जो है बातचीत वगैरह चल रही है और इनका भी फीडबैक लिया जाएगा। उसके बाद में फिर देखेंगे, डिसाइड करेंगे कि कार का भी जो टेम्परेचर है वो कम करना है या नहीं करना। अब सवाल उठता है कि सरकार को ये सनक आखिर चढ़ी क्यों है, वो क्यों ये चाहती है कि 20 डिग्री से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच के जो है स्टैंडर्ड रेंज के एसी पूरे देश में इस्तेमाल हो। अभी कई ऐसे एसी आ रहे हैं जो 16 डिग्री पे करते हैं, कई ऐसे हैं जिनका मिनिमम टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये सब खत्म करके आप 20 डिग्री से 28 डिग्री का जो है स्टैंडर्डाइज टेम्परेचर क्यों लाना चाहते हैं, आपको क्या मजा आ रहा है? तो इसका जवाब यह है कि इस साल गर्मियों में, ऑब्वियस सी बात है, गर्मियों में एसी कूलर सब काफी ज्यादा चलते हैं तो पावर की जो डिमांड पीक करती है वो गर्मियों के मौसम में करती है। और गर्मियों के मौसम में अभी जो भारत में जो अभी इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो 241 गीगावाट है। 241 गीगावाट जो है पूरे भारत में फिलहाल बिजली की डिमांड है और ये डिमांड जो है साल दर साल जो है बढ़ती चली जा रही है। अब जैसे जैसे भारत में हजारों की संख्या में एसी लगते चले जा रहे हैं लोगों का, क्योंकि अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग धीरे धीरे उठ रहा है, इनकम वगैरह हाथ में आ रही है, 4 ट्रिलियन की अपन इकोनॉमी बनी है, तो फिर काफी बड़ी मात्रा में जो है अभी एसी वगैरह का इंस्टॉलेशन शुरू हो गया। अब जैसे जैसे एसी का इंस्टॉलेशन होता चला जा रहा है तो आपका जो पावर कंजम्पशन है वो और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। हो सकता है कि जो 241 गीगावाट की डिमांड है वो अगले साल 280 गीगावाट हो जाए। तो पॉइंट यह है कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसमें भी अगर आप एसी को 16 डिग्री 17 डिग्री 18 डिग्री पे चलाओगे तो वो बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। इनका कहना यह है कि अगर आप 1 डिग्री का रिडक्शन करते हो तो उससे लगभग 6% के करीब एनर्जी जो है सेव की जा सकती है। भारत में आज की तारीख में करोड़ों एसी लगे हैं और हजारों जो है
लगते चले जा रहे हैं। ऐसे में अगर हम लोग ये 16 डिग्री, 17 डिग्री, 18 डिग्री के टेम्परेचर्स को स्टैंडर्डाइज करके 20 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं, तो ऐसे में हम लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है पावर सेविंग कर लेंगे। 1 डिग्री का अगर आप फर्क लाते हो अपने एसी के टेम्परेचर में, तो उससे 6% का जो है पावर डिफरेंस आ जाता है। 1 डिग्री आप कम करते हो या ज़्यादा करते हो, अकॉर्डिंगली 6% एनर्जी या तो वो ज़्यादा कंज्यूम करता है, फिर वो कम कंज्यूम करता है। तो नॉर्मल ये इनफैक्ट बोला भी जाता है कि 24 डिग्री के आसपास चलाओ तो वो बढ़िया है, एनर्जी आपका कम से कम खाएगा। तो इनका कहना यह है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड अगर अपने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, आप जनरली अब 20, 24, 26 तक के बीच में अगर आप चलाओगे, तो इसको अगर आप कंपेयर कर लो कि 16 या 18 पे अगर आप एसी चला रहे थे, तो कंपैरेटिवली एनर्जी जो है वो कम इस्तेमाल होगी, कम खपत में आएगी, और ये जो है बेहतर रहेगा। इससे आप काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है एनर्जी की सेविंग कर सकते हैं। और हो सकता है जो 241 गीगावाट पे आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड पीक कर गई है, अगले साल या उसके अगले साल या उसके अगले साल इसमें बहुत ज़्यादा जो है बढ़ोतरी इन एसीज वगैरह के लगने के चलते ना है। हालांकि कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। कईयों का कहना यह है कि भारत में आज भी अगर देखा जाए तो एसी जो टोटल आपका खपत है, मुझे नहीं पता वो डाटा कहाँ से लेकर आए थे, मैंने ट्विटर पर एक देखा था कि काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि 3 से 5% लोग जो हैं या फिर 3 से 5% जो खपत है वो एसी वगैरह में जा रही है। और भी आपके जो दूसरे सेक्टर्स हैं जिसमें बड़ी मात्रा में बिजली का कंजम्पशन हो रहा है, आप उस पर क्यों नहीं मतलब कंट्रोल कर रहे हैं। ये इस तरीके से आप 20 डिग्री पे करवा दोगे, 16 डिग्री से 18 डिग्री पे करवा दोगे, 28 डिग्री पे करवा दोगे, इसका मतलब नहीं है। अलग अलग जगहों पे आपको कम से कम टेम्परेचर की भी जरूरत पड़ती है। ऐसे में फिर आप क्या करोगे। एयर कंडीशनिंग का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है ना कि आपको जितने टेम्परेचर जितना आपको जो है टेम्परेचर कम करना है उतना आप कर सको। अगर उसमें आप लिमिट लगाओगे तो कहीं ना कहीं एयर कंडीशनिंग का पूरा ऑब्जेक्टिव डिफीट हो जाता है। कई लोगों को 20 डिग्री जो है वो उतना उनके लिए काम का नहीं है, उनको हो सकता है 16 पे ही चलाना पड़े, उसके बिना उनका काम ना बन पाए। तो इस तरीके से काफ़ी सारे आपके तर्क वितर्क चल रहे हैं। हम देखते हैं इसमें क्या निकल कर आता है अल्टीमेटली आगे की तरफ। और ये क्योंकि पूरा का पूरा जो मसौदा है ये बनाया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, तो थोड़ा सा इस पर भी बात करते हैं कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है ये पावर मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है। इनका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस इक्विपमेंट डिवाइसेज एंड सिस्टम्स। मतलब ये कि भारत में इलेक्ट्रिसिटी बचा सकने वाली प्रोसेसेस जो हैं उनका पालन किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी बचा सकने वाले एफिशिएंट इक्विपमेंट्स को चलाया जाए, उस तरीके के डिवाइसेस और उस तरीके के सिस्टम जो है भारत में इस्तेमाल हो, और उसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट वगैरह जो है वो किया जा सके। इन सारी चीज़ों को देखने की जिम्मेदारी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर है, और ये पावर मिनिस्ट्री के तहत में काम करती है। इट टेक स्टेप्स टू इनकरेज प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर द यूज ऑफ एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट और अप्लायंसेस। वही बात है कि ये इस तरीके की हरकतें करते हैं जिससे कि देश में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हो जिससे इलेक्ट्रिसिटी का एक तो सही एक आप कह सकते हैं जस्टिकेबल इस्तेमाल हो सके, उसका एक ऑप्टिमल यूज हो सके, वेस्टेज ना हो सके, एफिशिएंट सिस्टम्स का इस्तेमाल और सिक्योरिटी भी बनी रहे। और इनका भी अब कहना यही है कि फिलहाल तो कोई फैसला नहीं लिया गया, मगर डिस्कशंस वगैरह चल रहे हैं, और अल्टीमेटली सारे जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जब बातें सुन ली जाएंगी उसके बाद में डिसाइड किया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं किया, ठीक है, क्या नहीं करना। मैं आपसे देखिए अपनी अगर क्या इस तरह से कह सकते हैं, मैं आपसे अगर अपनी ओपिनियन शेयर करूं तो मुझे लग रहा है कि सरकार यहाँ पे बेवकूफ़ी भरा काम कर रही है। मैं खुद भी एयर कंडीशन इस्तेमाल करता हूँ। अलग अलग जगहों पर मैंने देखा है एयर कंडीशनिंग के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग रहते हैं। अब घर में अगर आपका एयर कंडीशनर लगा हुआ है तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कमरा कितना बड़ा है, कितने टन का आपका एसी है, ये सारी बातें आप देख समझ के लगवाते हो ताकि एक सर्टेन टेम्परेचर जो है आपका बना रहे। कई लोगों को आदत होती है 18 डिग्री टेम्परेचर जो है वो रखने की, या कई लोगों को जो हैबिट होती है 16 पे, कई 24 पे, 22 पे चलाते हैं। अब इसी की जगह अगर आप एक ऑफिस चला रहे हो जहाँ पे आपके काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं और बड़ी मात्रा में जो है उनका दिन भर इस्तेमाल होता है, वहाँ पर हीट जो है वो काफ़ी जनरेट होती है। पता चला कि वहाँ पर जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड के जो स्टैंडर्ड एसीज हैं वो उतने इफेक्टिव ना हो, आपको एक की जगह पता चला वहाँ पर 2 एसी लगवाना पड़ रहे हो या 2 की जगह 4 लगवाना पड़ रहे हैं, तो ऐसे सामने वाले का खर्चा बढ़ जाएगा। तो ऐसी कई सारे यहाँ कई जगहों पर जैसे आपका हॉस्पिटल्स हो गए, कई आपके कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज़ वगैरह हो गई, तो बहुत सी जगहों पर आपकी एयर कंडीशनिंग के आपके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऐसे एक स्टैंडर्ड जो आप थोप नहीं सकते कि इससे लेके इसी रेंज के बीच में जो है आप कूलिंग करेंगे, इससे कम नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। यहाँ पे यूजर्स को जो है आपको चॉइस देना पड़ेगी, और कोशिश ये होनी चाहिए कि आप ये जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है ये इस बात पर जोर दे कि भाई एयर कंडीशनिंग की जो पूरी प्रोसेस है उसको एफिशिएंट बनाया जाए ताकि लो टेम्परेचर पर भी जो पावर का कंजम्पशन है वो कम से कम हो सके। और ये आप मतलब नहीं कर सकते कि ये इस तरीके से आप जो है एकदम एक ब्लैंकेट आप एक रेंज जो है वो थोप दें और लोगों से फिर ये बोलें कि भाई इसी में एडजस्ट करो। मुझे नहीं लगता ये शायद सही अप्रोच है। थोड़ा बहुत उनको इसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी जो है लानी चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। आप लोगों का क्या विचार है इस पर, आप मुझे जो है ज़रूर बताइएगा। चलें, इस न्यूज़ में भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो अगला समाचार है इंडिया अनलाइकली टू रेटिफाई हाई सीज ट्रीटी एट यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस। तो यूनाइटेड नेशंस की एक ओशियन कॉन्फ्रेंस अभी फ्रांस में चल रही है। फ्रांस में एक शहर है, एक जगह है जिसका नाम है नाइस। तो नाइस नाम के शहर में फ्रांस में यूनाइटेड नेशंस की एक कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस ओशियन कॉन्फ्रेंस। उसमें एक ट्रीटी को जो है रखा गया है जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एग्रीमेंट, जिसको इनफॉर्मली हाई सीज ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। इसको जो है रेटिफिकेशन के लिए रखा गया है, इसको अनुमोदन जो है इसके लिए यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इस कॉन्फ्रेंस में रखा गया। समाचार यह है कि भारत शायद हाल फिलहाल इस ट्रीटी को रेटिफाई नहीं करेगा, इस ट्रीटी का अनुमोदन नहीं करेगा। रेटिफिकेशन का मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने लेट से किसी तरीके का कोई एग्रीमेंट जो है वो रखा और उन्होंने बोला कि भाई हम चाहते हैं कि आप ये जो है पूरी दुनिया के लिए इसको लागू करवाया जाए। उसके लिए नियम यह है कि एक सर्टेन नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं उनको इस ट्रीटी को रेटिफाई करवाना पड़ेगा।
रेटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि इसको अपना समर्थन देना पड़ेगा और अपने अपने देशों की पार्लियामेंट में जो है इसको पास करवाना पड़ेगा, तो उसको हम लोग रेटिफिकेशन बोलते हैं। तो भारत जो है शायद या ये न्यूज़ में ही लिखा हुआ था कि हाई चांसेस हैं कि ये जो एग्रीमेंट है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एग्रीमेंट, जिसको हाई सीज ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है, हाई चांसेस हैं कि ये ऑनगोइंग जो आपका यूनाइटेड नेशंस का ओशियन कॉन्फ्रेंस है इसमें इसका रेटिफिकेशन ना कर सके। हालांकि हम लोगों ने 2024 में सितंबर में एक आपका एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें हमने ये बोला था कि हम लोग इस ट्रीटी को सपोर्ट करते हैं, मगर फॉर्मली हमने इसके ऊपर रेटिफिकेशन अभी तक नहीं किया। उसकी वजह यह है, इसका रेटिफिकेशन करने के पहले हमको अपने देश के कानूनों में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। कुछ ऐसे नियम कानून हैं जिनके जो प्रोविजंस हैं और इस ट्रीटी में जो बातें लिखी हुई हैं उनके बीच में आपस में जो है विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शंस है, तो उस चीज को पहले ठीक करना पड़ेगा। खासतौर पर हमारे देश में एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, इसमें जो प्रोविजंस है वो हाई सीज ट्रीटी के प्रोविजंस के साथ में कॉन्ट्राडिक्शन में है, तो दोनों को अलाइन करने के लिए पहले हमको अपने कानूनों में कुछ बदलाव करना पड़ेगा, और जब ये बदलाव हो जाएंगे उसके बाद में ही जो है हम लोग उसका रेटिफिकेशन कर सकते हैं। उसके पहले अगर हमने रेटिफाई किया तो हमारे देश के कानूनों के साथ में ये ट्रीटी कंफ्लिक्ट की स्थिति में आ जाएगी। अब कोशिश तो यही है कि जो मॉनसून सेशन है उसमें पार्लियामेंट में ये सारे जो भी आपके मॉडिफिकेशन है वो करवा लिए जाएंगे, उसके बाद अल्टीमेटली फिर हम लोग रेटिफिकेशन जो है इस ट्रीटी का करवाएंगे। अभी की स्थिति यह है 10 जून के आसपास तक कि 49 देश जो है इसको रेटिफाई कर चुके हैं, और एक बार जब 60 देश इसको रेटिफाई कर देंगे तो उसके साथ ही जो है ये ट्रीटी आपका लीगल फोर्स में एंटर हो जाएगी, उसके बाद में इसको लागू करवा दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशंस की अगर कोई ट्रीटी है जिसको पूरी दुनिया में लागू करना है, पूरे ग्लोब के ऊपर आपको लगाना है, तो उस तरीके की ट्रीटी को लागू करने के लिए आपको जो भी आपके मेंबर कंट्रीज हैं उनसे इसका रेटिफिकेशन कराना पड़ता है, मगर अब सारे के सारे देश रेटिफाई करते हैं ऐसा भी नहीं है। तो नियम यह है कि एक सर्टेन नंबर ऑफ आपके जो कंट्रीज हैं वो जब रेटिफिकेशन कर देते हैं तो उसके बाद में हम ये बोलते हैं कि ये जो एग्रीमेंट है वो लीगली जो है फोर्स में आ गया है, इसको जो है लागू करवाया जा सकता है, बाकी देश चाहे इसको रेटिफाई करें या ना करें। तो यहाँ पर कहानी यह है कि जब 60 देश इस ट्रीटी को, जिसका नाम हाई सीज ट्रीटी है इनफॉर्मली, रेटिफाई कर देंगे तो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद में ये ट्रीटी जो है लीगल फोर्स में आ जाएगी। उसके बाद में इसको यूनाइटेड नेशंस वाले जो है लागू करवा सकते हैं। खैर वो बात की बात है, कब होता है कब नहीं होता, बट अपन लोग इसका रेटिफिकेशन अभी इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अपने देश के कानूनों के साथ में ये कंफ्लिक्ट की स्थिति में आ रही है। अब ये जो पूरी की पूरी ट्रीटी है इसमें भी काफी सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसको लेकर काफी सारे देशों को ऐतराज है। सबसे ज्यादा जो ऐतराज है इस बात को लेकर है कि जो हाई सीज है, हाई सीज का मतलब जो आपके ऐसे वाटर्स हैं या समुद्र के वो हिस्से जो किसी भी देश के जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, वहां पर अगर आप इस ट्रीटी की मदद से कुछ करवाना चाहते हो, वहां की मरीन लाइफ को अगर आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, वहां की बायोडाइवर्सिटी के लिए आप कुछ कर रहे हो, तो उसमें जो पैसा लगेगा एक तो वो जो है उसका किस तरह से शेयरिंग होगी, और वहां से अगर कोई इकोनॉमिक बेनिफिट निकल कर आता है तो फिर उसका जो है आपस में शेयरिंग किस तरीके से की जाएगी, इसको लेकर जो है काफी ज्यादा कंटेंशन की स्थिति बनी हुई है। While commercial extraction remains technically challenging, a clear mechanism for equitable sharing of potential economic benefits is yet to be realized. तो एक तो ये कि इस तरीके की जो हाई सीज है, वो इलाके समुद्र के वो हिस्से जो किसी देश के जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, वहां पर अगर कोई कमर्शियल एक्सट्रैक्शन वगैरह करना है तो सारे देश जो है मिलकर करेंगे और सब जो है बराबर से उसमें जो है पैसा लगाएंगे और वो पैसा बराबरी से जो है बटेगा। इस तरीके की बातों को लेकर एक कह सकते हैं आपस में लोगों की अपने अपने जो है कन्फ्लिक्ट्स हैं और एक आम सहमति नहीं बन पा रही। तो काफी सारे इश्यूज हैं इस ट्रीटी में जिसके ऊपर अभी भी लोगों के एतराज हैं, बट फिर भी रेटिफिकेशन वगैरह जो है शुरू हो चुका है और 11 लोगों ने अगर और रेटिफाई कर दिया तो अल्टीमेटली लागू हो जाएगी। बट क्लियर अपने को बात समझ में आ रही है कि सब लोग इस ट्रीटी से ओवरऑल खुश तो नहीं है। अब यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा आपका ये प्रोसेस चल रही है, ये जो आपका यूनाइटेड नेशंस का ओशियन कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है, यहाँ पर अब हर एक देश अपने अपने भाषणबाजी भी कर रहा है, तो उसमें हम लोगों ने भी जो भाषण किया है वो भाषण में कई ऐसी बातें की गई हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की, तो थोड़ा सा उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। भारत ने जो अपना यहाँ पर स्पीच दी है इस कॉन्फ्रेंस में, ओशियन कॉन्फ्रेंस में, हमने सबसे पहले तो समुद्रयान के बारे में बात करी है। समुद्रयान क्या है? हमारे देश का सबमर्सिबल मिशन है। एक हम लोगों ने सबमर्सिबल आपका पूरी इस तरीके की मशीन बनाई है, सबमरीन कह सकते हैं आप उसे, जिससे हमारी कोशिश यह है कि हम लोग समुद्र में लगभग 6 किलोमीटर नीचे या 6000 मीटर की डेप्थ तक जो है जा सकें, और इसके जो ट्रायल ड्राइव्स हैं वो लगभग 2026 में शुरू हो जाएंगे। अब अगर ये हमारा समुद्रयान का जो प्रोजेक्ट है वो चल जाता है तो उसकी खास बात यह है कि हम लोग ज्यादा ग्रेटर डेप्थ्स में जो है समुद्र की जा सकेंगे, और वहां पर फिर जो भी आपके साइंटिफिक स्टडीज वगैरह हैं, जो भी आप वहाँ पे समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सारी चीज़ों को जो है ज़्यादा बेहतर तरह से हम लोग कर सकेंगे। एक तो ये बात हम लोगों ने हाईलाइट करी है कि हमारा समुद्रयान मिशन जो है हम लोग बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। दूसरा, हमने अपने पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसके ऊपर बैन लगा दिया है, और ब्लू इन्वेस्टमेंट यानी कि ये जो आपकी वाटर से रिलेटेड जो इकोनॉमी है जिसमें किसी तरीके का पोल्यूशन ना हो और किसी सस्टेनेबल तरीके से जो है प्रोग्रेस की जा सके, इस तरीके की ब्लू इन्वेस्टमेंट जो है लगभग 80 बिलियन के करीब हम लोगों ने करें, ये बात हमने हाईलाइट करी है। तीसरा, हमने रीइटरेट किया है कि एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट जो है ग्लोबल प्लास्टिक्स के ऊपर आना चाहिए, या ग्लोबल प्लास्टिक्स की जो पूरी ट्रीटी है उसको एक लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट के तौर पर पूरी दुनिया में लागू किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ हम लोगों ने एक पोर्टल भी जो है लॉन्च किया है जिसका नाम है साहब। ये साहब पोर्टल में हम लोग डिजिटल ओशन आपका जो ओशन से जितना भी आपका डाटा वगैरह डिजिटली जो है हम लोग यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, और इसकी मदद से जो है कंजर्वेशन एफर्ट्स वगैरह के लिए जिसके पास में जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ साझा की जा सकती है। ये सारी बातें जो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर मिशन के बारे में जो है करी है। तो ये जो पूरा आपकी जो स्लाइड है ये हमारे लिए बहुत काम की है। हमारे को यहाँ से जो है 3-4 बातें पता चलती हैं। तो हमारा समुद्रयान मिशन जो है ये अपने को याद रखना है कि 6000 फीट की
डेप्थ तक जो है जा सकता है और 2026 में इसका ट्रायल शुरू होने वाला है। दूसरा साहब पोर्टल जो है, इसके बारे में जो अपने को थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने इसको लॉन्च किया है। तो डिजिटल आपका ओशियन डाटा पोर्टल है, इसमें ओशियन से रिलेटेड जो भी डाटा है हमारे पास, हम इसको शेयर कर रहे हैं और बाकी देशों से भी हम लोग यही बोल रहे हैं कि आप इस डाटा को ले सकते हो, आप भी इसको शेयर करो ताकि नॉलेज जो है इसका प्रचार प्रसार हो सके और कंजर्वेशन एफर्ट्स वगैरह में इसका इस्तेमाल हम लोग अब इस नॉलेज का जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकें। तो ये कुछ बातें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है। इस न्यूज़ में से यहाँ से क्वेश्चन वगैरह अपने बनकर तैयार हो सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एग्रीमेंट या ट्रीटी के बारे में, जिसको हाई सीज ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि ये न्यूज़ में है, रेटिफाई नहीं कर रहा है सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर तो बनता है, तो उसके ऊपर बात करना बनती है। देखना सर, तो ये जो बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एग्रीमेंट है, जिसको हाई सीज ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है, ये बेसिकली एक ग्लोबल एग्रीमेंट है और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हाई सीज में जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है, हाई सीज का मतलब क्या, इंटरनेशनल वाटर्स जिसके ऊपर किसी भी देश का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, उसमें जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है उसका किसी तरीके से प्रोटेक्शन किया जाए, उसको किसी तरीके से बचाया जाए। इसके लिए ये लोग चाहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी आपके अलग अलग देश हैं उनके बीच में कोलैबोरेशन हो और ये लोग जो है इस मरीन बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए प्रयास करें। अब ये पूरा का पूरा जो हाई सीज ट्रीटी का एग्रीमेंट है, इसके बारे में यूनाइटेड नेशंस का एक और कानून है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। फिर वही बात की लॉ ऑफ सी में वो इलाका आ जाता है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो सारे समुद्री इलाके जिसके ऊपर किसी भी देश का जुरिस्डिक्शन नहीं है, उसके लिए यूएन का एक अलग आपका कानून बना हुआ है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, जिसको शॉर्ट में यूएनसीएलओएस बोलते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी आपकी हाई सीज ट्रीटीज है, ये इस यूएनसीएलओएस के कानून के तहत में जो है काम करेगी, इसके अंडर में जो है इसको ऑपरेट करना है। मगर इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जो अपने को ध्यान रखना है वो है मरीन बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन, जो है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ पर ये जो शब्द आ रहा है हाई सीज, थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, इसके ऊपर भी अगर कुछ पूछ लिया गया तो अपने को पता होना चाहिए। तो 1958 में एक जेनेवा कन्वेंशन हुआ था, उसमें हाई सीज को डिफाइन किया गया था, यूएन ने करवाया था। तो उसमें इनका कहना यह था कि वो सारे समुद्री इलाके या फिर वो सारे टेरिटोरियल वाटर्स जो किसी भी देश की टेरिटरी में नहीं आते या फिर किसी भी देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं आते, वो सारे के सारे हाई सीज कहलाएंगे। थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे ये भारत का अगर हम लोग कोस्टल रीजन देखें तो भारत की सीमा से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो इलाका है वो ये हमारे टेरिटोरियल वाटर कहलाते हैं या फिर उसको हम लोग इंडियन वाटर्स कहते हैं। तो और ये बात सारे देशों के ऊपर लागू होती है कि उनकी जो आपकी तट रेखा होती है उससे 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो आपका रीजन होता है वो उनका अपने जो है इसको इस तरह से कह सकते हैं कि वो उनके देश का पार्ट माना गया है। जैसे भारत में 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो डिस्टेंस है समुद्र से, यहाँ अपनी रेखा हो गई, ये अपनी तट रेखा हो गई, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक का डिस्टेंस लेट से इतना है। तो ये जो सारा का सारा वाटर है वो इंडियन वाटर माना जाएगा और इसमें हमारे कानून चलेंगे। इसके अलावा और भी कुछ सर्टेन इलाके होते हैं जो 12 नॉटिकल माइल के बाहर होते हैं, जैसे उनको कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आपकी जो समुद्री रेखा है उससे 200 नॉटिकल माइल तक का जो डिस्टेंस है उसमें जो है आपके पास में एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं माइनिंग करने के और बाकी सारे ऑपरेशन करने के। तो वो सारा समुद्री इलाका, वो सारा पोर्शन जो ना तो किसी के आपके ना किसी की समुद्री रेखा में आता हो, ना उसकी टेरिटोरियल वाटर्स में आता हो, ना उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता हो, उसको बोला जाता है हाई सीज। हाई सीज के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी देश जो है इसमें किसी भी तरीके के रख रखाव या किसी भी तरीके के मैनेजमेंट के लिए, इसमें जो रिसोर्सेज वगैरह है उनके प्रोटेक्शन के लिए किसी भी तरीके से उत्तरदायी नहीं है। हाई सीज में कुछ भी हो जाए किसी देश की कोई अनसिबिलिटी जो है उसके लिए नहीं बनती। हालांकि हाई सीज को लेकर यूनाइटेड नेशंस का जो सीरियस होना है वो समझ में आता है, क्योंकि इसका अपना आप में एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। सबसे पहला तो ये कि दुनिया के जितने भी ओशियंस हैं उनका लगभग 64% हाई सीज बनती हैं, उसका लगभग 64% जो है वो हाई सीज है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। दुनिया के जितने भी आपके ओशन का टोटल जो एरिया है उसका 64% जो है वो हाई सीज में आ जाता है। एंड ये जो 64% ऑफ द जो आपका ओशियन वाटर्स हैं जो हाई सीज में आते हैं, ये लगभग अर्थ की सर्फेस का 50% एरिया जो है कवर करते हैं। एंड ये बहुत वाइटल एरिया है मरीन लाइफ के लिए। यहाँ पे लगभग 2,70,000 के करीब जो है स्पीशीज रहती हैं और हजारों की संख्या में स्पीशीज अभी जो डिस्कवर नहीं हुई, जिनके बारे में हम नहीं जानते, वो भी यहाँ पर अपना जीवन यापन करती हैं। अब हाई सीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट की रेगुलेशन के लिए, क्योंकि ये कार्बन एब्जॉर्ब करती हैं, कार्बन सिंक के तौर पे काम करती हैं, सोलर रेडिएशन को स्टोर करके रखती हैं, हीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है। और प्लानिटरी आपका जो पूरा का पूरा आपकी जो वेव्स चलती हैं उनके स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लाइमेट चेंज को काफी हद तक जो है मिटिगेट करने में भी इनका अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। ये पूरी की पूरी लाइन अपने को याद रखनी है, क्योंकि अगर एनवायरमेंटल इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर एमसीक्यू बना तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाई सीज या फिर ओशियन वाटर जो है वो क्या क्या करता है, कार्बन एब्जॉर्ब करता है, सोलर रेडिएशन को स्टोर करता है, हीट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करवाता है, प्लानिटरी स्टेबिलिटी और आपकी जो वेव्स वगैरह हैं उनके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है और क्लाइमेट चेंज वगैरह को मिटिगेट करने में इंपॉर्टेंट है। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में अगर हम बोलें तो हमारा जो ह्यूमन सर्वाइवल है उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा सी फूड हो गया, रॉ मटेरियल हो गया और भी काफी सारी चीजें जो हमको यहाँ से मिलती हैं। तो ऑब्वियस ही बात है इसका कंजर्वेशन जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको जो थ्रेट्स हैं वो क्या क्या है, सबसे पहला तो
they absorb heat from atmosphere and are affected by phenomenon like El Nino and ocean acidification, which is endangering marine flora and fauna. तो एक चीज जिसके चलते ये जो हाई सीज को थ्रेट है वो है कि काफी बड़ी मात्रा में ये आपका सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करती हैं। उसके चलते दो बातें हो रही हैं, एक तो अल नीनो का फेनोमेनन हो रहा है। अल नीनो का मतलब क्या होता है, जो हमारा पैसिफिक ओशियन है उसमें कुछ कुछ सालों में ये देखा जाता है कि ओशियन का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, और पेरू और इस तरीके के जो आपके लैटिन अमेरिका के कई सारे देश हैं वहां पर जो कोल्ड वाटर करंट चलती हैं उसकी जगह वार्म वाटर करंट चलने लगती हैं। दूसरे शब्दों में पैसिफिक ओशियन का एवरेज टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। इस एक तो ये चीज हो रही है, और इसके चलते एक और चीज होती है जिसका नाम है ओशियन एसिडिफिकेशन। तो अल नीनो और ओशियन एसिडिफिकेशन के जो फेनोमेनन है, जनरली इनका जो असर पड़ता है वो हमारे आपके मॉनसून की साइकिल्स के ऊपर पड़ता है। अल नीनो जिस साल आता है तो उस साल आपका मॉनसून कमजोर हो जाता है। मगर इसका ओशियन के ऊपर भी एक असर पड़ता है, वो ये है कि फ्लोरा और फोना वहां पर जो है, वहां पे जो भी जीव जंतु हैं, जो भी वनस्पति हैं, उसके ऊपर इसका नेगेटिव असर पड़ता है। ये जो फेनोमेनन हो रहा है इसके चलते हजारों जो आपकी मरीन स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्शन के रिस्क पर आ गई हैं, और 2021 तक ये अगर इसी तरह से चलता रहा तो हजारों की संख्या में जो आपकी ओशियन लाइफ की स्पीशीज वगैरह है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। इन सारी चीज़ों का असर जो है आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी जो आपके इश्यूज़ हैं, सी बेड में माइनिंग हो रही है, नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, केमिकल और जो है कई बार आपके टैंकर उसके पलट जाते हैं, आपके तेल से भरे हुए टैंकर जो है वो आपकी स्पिलिंग कर देते हैं ओशियंस में, उसके जो है आपके काफ़ी ज़्यादा असरात वगैरह जो है देखने को मिल रहे हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा जो है इशूज़ वगैरह क्रिएट हो रहे हैं, एंड इसके चलते अल्टीमेटली अब आपको इस पूरे के पूरे हाई सीज के जो पोर्शन हैं इनके, इसमें जो भी आपकी मरीन बायोडाइवर्सिटी है इसके कंजर्वेशन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है, और उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। और उसी को ध्यान में रखते हुए ये हाई सीज की जो ट्रीटी है इसको लाया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका फॉर्मल नाम क्या है, एग्रीमेंट ऑन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, शॉर्ट में इसको बीबीजेएन या फिर हाई सीज ट्रीटी बोला जाता है। अगर ये लागू होता है तो ये नया इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क है यूएन क्लॉज के अंडर में, जिसके तहत आपका इकोलॉजिकल हेल्थ जो है ओशियंस में उसको मेंटेन किया जाएगा। 2023 में इसको नेगोशिएट किया गया था। ऑब्जेक्टिव यही है कि पोल्यूशन आपका जितना हो सके उतना रिड्यूस कर सकें, और कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी और अदर मरीन रिसोर्सेज जो है उसको बढ़ावा दिया जा सके, एंड जितना हो सके ओशियंस का भी जो है कंजर्वेशन वगैरह जो है उस पर फोकस किया जा सके। ऑब्जेक्टिव्स यही है, मरीन इकोलॉजी जो है इसका अपने को प्रोटेक्शन करना है, और मरीन रिसोर्सेज का फेयर और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किया जा सके। इसका सही जो है एनवायरमेंटल इंपैक्ट जो अलग अलग आपके जो फेनोमेनन्स हो रहे हैं उसका क्या पड़ रहा है पूरे के पूरे ओशियन के ऊपर, ओशियन की आपके जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम्स है उसके ऊपर, इसको जो है ढंग से समझा जा सके और कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके, और मरीन टेक्नोलॉजीज वगैरह जिसकी मदद से कंजर्वेशन एफर्ट्स को किया जा सकता है, इसका जो है ट्रांसफर एक से दूसरे देश में किया जा सके। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो है इस पर्टिकुलर ट्रीटी के तहत में जो है अचीव करने की कोशिश की जा रही है। खैर अब देखते हैं आगे इसका क्या कंसिक्वेंस निकल कर आता है, मगर ये मोटे मोटे तौर पर इसका लबो-लुभाव है, ये इसकी जो है सबरी है। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। चलें नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। तो समाचार ये है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में अपन लोग सेबी भी बोलते हैं, वो बहुत जल्दी अपना खुद का एक डेडिकेटेड यूपीआई हैंडल जो है वो इंट्रोड्यूस करने वाला है, ताकि सेबी के जितने भी आपके पूरा का पूरा जो सेक्टर है जैसे कंट्रोल करता है सिक्योरिटीज मार्केट का, चाहे स्टॉक मार्केट हो या उससे रिलेटेड आपका प्राइमरी मार्केट हो, सेकेंडरी मार्केट हो, इसमें जो भी आपको पेमेंट्स वगैरह करने होते हैं उसके लिए आपके पास एक स्टैंडर्ड ऑप्शन आ जाए। तो न्यूज़ यह है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज सेट टू इंट्रोड्यूस अ वैलिडेटेड यूपीआई हैंडल फॉर इन्वेस्टर्स फेसिंग इंटरमीडियरीज टू इंश्योर सिक्योर पेमेंट एंड कॉम्बैट फ्रॉड। होता क्या है कि अब जैसे अब आपका सेबी पूरा का पूरा आपका सिक्योरिटीज का मार्केट जो है वो कंट्रोल करते हैं या इंश्योर करते हैं कि वहाँ पे सब कुछ ठीक ठीक तरीके से चले। इसमें स्टॉक मार्केट भी आ जाता है और इसके अलावा और भी जो है काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पर जनरली आपका जो काम है वो एजेंट्स वगैरह की मदद से या इंटरमीडियरीज की मदद से होता है। हिंदी में अगर बोलना चाहें तो बिचौलियों की मदद से या दलालों की मदद से आपको कई बार जो है काम करवाने पड़ते हैं, एंड इसमें फिर पेमेंट्स वगैरह में भी जो है ये लोग बीच में फंसते हैं। कई बार उसमें होता यह है कि या तो इंटरमीडियरीज काफ़ी बड़ी मात्रा में अपना कट ले लेते हैं या फिर कई बार जो है फ्रॉड हो जाता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए सेबी अब ये कर रहा है कि अपना खुद का एक डेडिकेटेड यूपीआई हैंडल ला रहा है। अब वो जो भी हैंडल होगा उसके एंड में जो है @वैलिड लिखा होगा, और ये एक्सपेक्टेड है कि 1 अक्टूबर 2025 से जो है ये हैंडल, ये जो यूपीआई हैंडल रहने वाला है, यूपीआई आईडी जो भी रहेगी है जिसके लास्ट में @वैलिड रहेगा, ये जो है फोर्स में आ जाएगी। एक बार जब ये फोर्स में आ जाएगी तो उसके बाद में आपको इंटरमीडियरीज की जरूरत ही नहीं है, आप उसके बिना भी जो है पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने इंटरमीडियरीज को के थ्रू भी अगर पेमेंट करना है तो फिर आप ऑनलाइन तरीके से पेमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर चीज़ों का रिकॉर्ड रहेगा, तो अगर कल को कोई फ्रॉड होता भी है तो फिर पकड़ना जो है आसान हो जाएगा। अब ये जो पूरा का पूरा आपका डेडिकेटेड यूपीआई हैंडल है, इसको अस्तित्व में लाने के लिए वेरियस आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में बातचीत चल रही है, और उसमें आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी शामिल है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर यूपीआई कहीं पर रूल में आ रहा है तो एनपीसीआई जो है वो तो आपका पिक्चर में आएगा ही आएगा। तो जितने भी आपकी वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग एनपीसीआई, इनसे बातचीत हो रही है कि पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे क्या किया जाए। अब कई आपके ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जो इंग्लिश नहीं बोलते या फिर जिनको इंग्लिश का उतना अच्छा नॉलेज नहीं है,
तो वो लोग भी जो है इसका ठीक तरीके से इस्तेमाल कर सकें, उनको भी जो है इंश्योर हो जाए कि भाई उनका पेमेंट ठीक हुआ है नहीं हुआ। उसके लिए होगा ये कि एक थम्स अप का साइन आएगा पेमेंट होने के बाद में, और एक ग्रीन ट्रायंगल बना हुआ आएगा जब ये पेमेंट हो जाएगा। एंड इससे नॉन इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है, जो स्टॉक मार्केट में या सिक्योरिटीज मार्केट में जो है अपना पैसा लगाती है, उनको भी जो है इंश्योरिटी रहेगी कि जो भी आपका पेमेंट वगैरह कर रहा है वो सिक्योर्ड है। अब ये पूरी प्रोसेस जब लागू होगी तो इससे होगा ये कि लगभग 8,000 से 9,000 के बीच के जो इंटरमीडियरीज हैं, जिसमें ब्रोकर्स भी हैं, बैंकर्स भी हैं, रिसर्च एनालिस्ट हो गए, इन्वेस्टमेंट के एडवाइस देने वाले हो गए, और भी जितने लोग हैं सब लोग अपना पेमेंट वगैरह फिर इस यूपीआई हैंडल की मदद से जो है वो कलेक्ट किया करेंगे, चाहे पेमेंट हो चाहे फीस हो। अच्छा, इस बात को समझिएगा, जैसे अपना यूपीआई में होता है कि जैसे पेटीएम का है तो लास्ट में @ आपका पेटीएम का जो भी है वो लिखा हुआ आ जाता है, या फिर फोन पे जो है उसमें लास्ट में YBL लिखा हुआ आ जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो आप अपना यूपीआई आईडी बनाओगे सेबी वाले, तो उसमें आप इसके पहले जो भी आप अपना नाम वाम लिखना चाहो, मगर लास्ट में यहाँ पे वैलिड लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप, ये जो आदमी है वो सेबी का कोई इंटरमीडियरी है, या जो भी पेमेंट वगैरह है वो पूरा जिस सेक्टर में किया जा रहा है वो सारा का सारा सेक्टर कौन रेगुलेट कर रहा है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इन लोगों से भी यही बोला जा रहा है कि जैसे ये लागू होता है तो उसी के साथ में आप लोगों ने भी जो है ट्रांजिशन करके इस पूरे इस नए सिस्टम में आ जाना है, और आगे से फिर जो भी पेमेंट वगैरह इसी की मदद से आपने लेना है। तो अच्छा, ये एक तरीके से डिजिटाइजेशन जो है ज़्यादा बेहतर तरह से होगा और फ्रॉड होने की संभावना और ज़्यादा कम हो जाएगी, और अगर होता है तो सामने वाले को पकड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये भी जो है एक बात तरीके से हम लोग कह सकते हैं, यूपीआई का एक और जो है सेक्टर में फ़ायदा उठाया जा रहा है, और इसको भी जो है डिजिटाइजेशन की जो हमारी क्रांति है, जो भारत को कितना ज़्यादा जो है पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रही है, उसके एक एग्जांपल के तौर पर इसको जो है कोट किया जा सकता है। बाकी एक सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि @ की जो यूपीआई डेडिकेटेड आइडेंटिटी है कौन लेकर आ रहा है? तो जवाब हो जाएगा सेबी लेकर आ रहा है। क्यों लेकर आ रहा है? ताकि जितने भी पेमेंट्स वगैरह होने हैं उसमें एक आपकी फ्रॉड होने की संभावना कम हो सके, और ये इंश्योरिटी रहे सारे लोगों की कि आपका पैसा जो है सही जगह पहुंच गया है, सही तरीके से जो है पेमेंट वगैरह आपका हो गया है, किसी तरीके का कोई फ्रॉड जो है आपके साथ में नहीं हुआ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इंटरमीडियरीज के बड़े बड़े कट आपको देना पड़ रहे थे पर पेमेंट, उसमें भी जो है कमी आपको देखने के लिए मिलेगी। चलें, इससे ज़्यादा यहाँ से कुछ और काम का नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 13 जून 2025 का द हिंदू और उसकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।